हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है आपको। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। सो जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म कर देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन, तो कर दीजिए क्विकली। Yes, I'm waiting. Do it quickly so that we can start. चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो हम चैप्टर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी कुछ एस्पेक्ट्स को हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट आर इंड एएस? सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? इंडियन डांस फॉर्म्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स और इंडियन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स। सो इंड एस क्या है? तो जैसा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, सो इंड ए एस है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो इनका शॉर्ट नाम है इंड ए एस। तो आंसर बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन 2, वाई वर इंड ए एस इंट्रोड्यूस्ड? इंड ए एस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिक टू इंडियन कंपनीज, to enable investors to assess and compare the financial position of Indian companies with other global companies, to make it difficult for Indian companies to do business globally, or to reduce number of financial statements produced by Indian companies। तो जो इंड एएस हैं उनको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? सो याद रखिएगा, इंड एएस दे आर डिफरेंट फ्रॉम एएस। सो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस के नाम से शुरू होते हैं, जो 29 स्टैंडर्ड्स हैं, तो दीज आर डिफरेंट एंड इंड एएस दीज आर डिफरेंट। तो इनको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया जब ऑलरेडी एएस एग्जिस्ट कर रहे थे? तो व्हाट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2? यस, रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली और फिर आंसर प्रोवाइड करें। So what is the answer? So answer here is B, to enable investors to assess and compare the financial position of Indian companies with other global companies, because Ind AS so these are in line with international standards. Who recommends accounting standards to National Financial Reporting Authority? सो जो इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो कौन रिकमेंड करता है एनएफआरए को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो जो इंड एएस हैं उनको कौन रिकमेंड करता है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को। तो दीज आर रिकमेंडेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। तो यहाँ पे ध्यान रहे, जो एएस स्टैंडर्ड्स हैं उनको ICAI अप्रूव करता है, लेकिन जो इंड एएस हैं उनको NFRA अप्रूव करता है और उसको रिकमेंड करता है ICAI। Which two sets of accounting standards are currently being used in India? इंडिया के अंदर प्रेजेंटली कौन से दो सेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के यूज किए जाते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, accounting standards issued by ICAI and GAAP, generally accepted accounting principles,
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कौन से दो स्टैंडर्ड्स हैं या टू सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको करंटली इंडिया में यूज किया जाता है? So which two standards are being followed? So ये दो स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स इंड एएस। तो इंड एएस को भी फॉलो किया जाता है और एएस को भी फॉलो किया जाता है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। According to companies Indian Accounting Standard Rules 2015, which of the following companies are required to follow IND AS? So इन रूल्स के मुताबिक कौन सी कंपनीज हैं जिन्हें IND AS को फॉलो करना है? Companies whose equity or debt securities are not listed on any stock exchange, unlisted companies having net worth of rupees 200 crores or more, holding subsidiary, joint ventures or associate companies of companies whose equity or debt securities are listed on any stock exchange in or outside India, या companies which are not part of the financial sector। तो कौन सी वो कंपनीज हैं जिनको इंड एएस फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स? क्वेश्चन नंबर 5, रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5, तो आंसर हियर इज सी। होल्डिंग कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट कंपनीज जिनका इक्विटी और डेट स्ट्रक्चर इज लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, तो उनको इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। Which accounting standard should a company follow if it is not required to follow IND AS and its turnover, excluding other income, does not exceed 250 crore rupees in the immediately preceding accounting year? तो इस प्रकार की कंपनी को कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6, तो किसे फॉलो करना होगा इस प्रकार की कंपनीज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ को एक्सीड करता है? क्वेश्चन नंबर 6, सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? तो आंसर हियर विल बी A, accounting standards issued by Institute of Chartered Accountant of India। तो हियर इन दिस केस हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो स्मॉल और मीडियम कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता। तो पहले मैं बोल गया था एक्सीड करता है, बट एक्चुअली विच डज नॉट एक्सीड, तो वो फॉलो करेंगे जो ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। What is a small and medium-sized company according to notification dated June 23, 2021? So Ministry of Corporate Affairs का जो notification है, तो according to that small and medium-sized companies हम किनको कहेंगे? So companies जिनका equity और debt is listed are in the process of being listed on any stock exchange, company whose turnover exceeds 250 crore rupees immediately preceding accounting year में, holding or subsidiary company of a company which is not a small and medium-sized company, या company whose borrowing exceeds 50 crore rupees at any time during immediately preceding accounting year। तो इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है? सो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी, इनके मुताबिक हम किसको कहेंगे? यस, व्हाट विल बी योर आंसर? कम ऑन। सो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज हम उस नोटिफिकेशन के मुताबिक किसको कहेंगे?
फ्रेंड्स, वो कंपनीज जिनकी जो बोरिंग है वो 50 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है। A company whose equity or debt securities are listed or are in the process of being listed on any stock, तो कंपनी जिसकी इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड, तो अगर हमने आंसर ए को देना है तो यहाँ पे होना चाहिए विच इज नॉट लिस्टेड, और अगर हमने आंसर डी को देना है तो फिर डज नॉट एक्सीड। तो आंसर अगर ए हम दे रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा कि वो कंपनी जिसकी इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर या आउटसाइड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एएस स्टैंडर्ड्स फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। सो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो रोड मैप है वो क्या है? एन एडवाइजरी फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एन एडवाइजरी फॉर इंश्योरर्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एन एडवाइजरी फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरर्स and certain specified NBFCs covered under Rule 4 of these rules and none of these. So what is the Ministry of Corporate Affairs roadmap for implementation of Ind AS for financial sector? So question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो आंसर हमारा बनेगा सो दैट इज आंसर सी। सो ये एक एडवाइजरी की फॉर्म में है जो शेड्यूल्ड बैंकों के ऊपर एप्लीकेबल है, इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर और सर्टन एनबीएफसीज के ऊपर। व्हाट इज द नोटिफिकेशन इशूड बाय आरबीआई एंड आईआरडीए रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ इंड एएस स्टैंडर्ड्स बाय बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज? आरबीआई ने और आईआरडीए ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है इंड एएस स्टैंडर्ड्स को लेकर के वो क्या है? बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी शैल नॉट अप्लाई इंड एएस, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी शैल अप्लाई इंड एएस एज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी शैल अप्लाई इंड एएस एज नोटिफाइड बाय आरबीआई एंड आईआरडीए रिस्पेक्टिवली, and banks shall apply Ind AS as notified by RBI and insurance company shall apply Ind AS as notified by IRDA. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से कौन सा बनता है? सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है सी। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज अप्लाई करेंगे इंड एएस जैसे आरबीआई ने या आईआरडी ने उनके लिए नोटिफाई किया है। वैसे आंसर डी भी सही बनता है बिकॉज आंसर डी के अंदर उसने सेपरेटली कहा है नोटिफाइड बाय आरबीआई फॉर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए नोटिफाइड बाय आईआरडीए। तो वही आंसर हमारा सी बनता है, वही आंसर हमारा डी बनता है। तो आंसर सी एंड डी इस केस में दोनों ही करेक्ट हैं। व्हाट इज पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंड एएस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा बाय इंश्योरर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज? क्या पर्पस है इंड एएस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा प्रोवाइड करने का इंश्योरर्स के द्वारा और इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा? To comply with the requirement of companies Indian Accounting Standard Rules 2015, to comply with the requirement of parent or investor or ventures to prepare consolidated financial statements, to comply with the requirement of RBI and IRDA respectively, or to comply with the requirement of Ministry of Corporate Affairs. तो क्या पर्पस है ये डेटा प्रोवाइड करने का? क्वेश्चन नंबर 10. So what is the answer for question number 10? So question number 10 के लिए आंसर है बी, to comply with the requirement of parent or investor or ventures to prepare consolidated financial statements.
What did RBI circular dated February 11, 2016 require from scheduled commercial banks relating to IND AS standards? IND AS standards को लेकर के RBI का ये जो इंस्ट्रक्शन है ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों से क्या रिक्वायर करता है? Compliance with IND AS for financial statement period beginning from 1st April 2016 onward. Compliance with IND AS for financial statement for the period beginning from April 1st 2017 onward, या April 1st 2018 onward, या April 1st from 2019 onward. तो आरबीआई का जो सर्कुलर है IND AS की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, तो बैंकों से वो किसका कंप्लायंस मांगता है, कौन सी डेट से कंप्लायंस मांगता है? सो क्वेश्चन नंबर 11. What shall be the answer for question number 11? So answer here is B. तो जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो 1 अप्रैल 2017 से करना है IND AS का. Although this instruction was like this, लेकिन सब्सिक्वेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके इम्प्लीमेंटेशन को पोस्टपोन कर दिया. How will financial assets be classified under IND AS? IND AS के मुताबिक जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया जाएगा? According to choice of the bank, based on market value of assets, classification based on nature of cash flows and intention of holding the assets, and classification based on cost of acquisition of the asset. तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा फाइनेंशियल एसेट्स का? According to IND AS. Question number 12. So how this classification will be done? So it will be based on C. Nature of cash flows and intention of the holding assets. Which method will be used for recognizing interest in income statement according to IND AS? IND AS जो वर्ल्ड लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ अलाइंड हैं, उनके मुताबिक किस मेथड को यूज किया जाएगा इंटरेस्ट को इनकम में लेने के लिए? रिकॉग्नाइज मींस इनकम स्टेटमेंट में उसको अकाउंट फॉर करने के लिए. स्ट्रेट लाइन मेथड, इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, एनुटी मेथड या एमोरेटाइजेशन मेथड, कौन से मेथड को फॉलो किया जाएगा फॉर रिकॉग्नाइजिंग इंटरेस्ट एज पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट? क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट शैल बी द आंसर? सो आंसर विल बी बी, इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड. हाउ विल स्टॉक ऑप्शन बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर IND AS? अगर किसी कंपनी ने स्टॉक ऑप्शंस प्रोवाइड की हैं अपने स्टाफ को, तो उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू IND स्टैंडर्ड्स? रिकॉग्नाइज्ड एज ए लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट इन द बैलेंस शीट, फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ग्रांट एंड रिकॉग्नाइज्ड एज स्टाफ एक्सपेंसेस इन इनकम स्टेटमेंट ओवर द वेस्टिंग पीरियड, और नन ऑफ द अबव. तो स्टॉक ऑप्शंस को कैसे कंसिडर किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर IND AS? क्वेश्चन 14. सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14? तो आंसर हियर विल बी सी. उसकी फेयर वैल्यू को ऑन डेट ऑफ ग्रांट और उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए स्टाफ एक्सपेंडिचर ओवर द वेस्टिंग पीरियड. What is basis for impairment requirement under IND AS 109 for financial instruments? So जहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग फॉर करना है तो उनमें बेसिस क्या होंगे? इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट के. सो इम्पेयरमेंट होता है उसकी वैल्यू को कितना रिड्यूस माना जाएगा. इंकर्ड लॉस मॉडल, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल, 12 months ECL मॉडल, और none of the above. So incurred loss मॉडल बेस यूज किया जाएगा, या लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल यूज किया जाएगा, या 12 month ECL, या इनमें से कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 15.
So it will be on the basis of life ECL model, lifetime ECL model. फ्रेंड्स, जिन जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं कंप्लीट हो पाया है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। और मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो रहा है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने ज़रूर करने हैं, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। सो पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें और ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा वीडियो लेसन से। और फिर प्रैक्टिस का क्वेश्चंस करें, उसके लिए आप यूज़ करते हैं क्वेश्चन बैंक को, और क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा हमारी ऐप के अंदर। तो इसको ज़रूर करिए, आपके स्कोर को बेटर करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो कर दीजिए लाइक डिसलाइक कंप्लीट जिन जिन स्टूडेंट्स का रहता है। मैं वेट कर रहा हूँ, क्विकली कर देंगे। How will accounting impact on the transition date be recognized under Ind AS? So Ind AS के अंडर जो अकाउंटिंग इम्पैक्ट है ट्रांजिशन डेट का, उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज एज ए लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, recognized as asset in the balance sheet, recognized in equity that is reserves and surplus, and none of the above। तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16। सो कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? सो इट इज सी, रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी, उसको इक्विटी में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। व्हाट इज स्टेज नंबर 1 ऑफ ECL मॉडल? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 में ECL मॉडल का क्वेश्चन देखा था। सो व्हाट इज स्टेज 1 ऑफ ECL मॉडल? रिकॉग्निशन ऑफ क्रेडिट इंपेयर्ड एक्सपोजर्स, recognition of significant increase in credit risk, recognition of default events occurring within next 12 months, या none of the above। Question number 17, what shall be the answer? Question number 17 के लिए आंसर क्या रहेगा? So answer will be C, recognition of default events occurring within the next 12 months. In stage 1 of ECL model, which exposure require recognition of ECL? तो स्टेज 1 के अंदर जो EC मॉडल का है, ECL मॉडल का किस एक्सपोजर को रिकॉग्नाइज किया जाएगा? एक्सपोजर असेस्ड एज क्रेडिट इंपेयर्ड, exposure with a significant increase in credit risk, exposure with a default event occurring within next 12 months, or all the above। So which exposure requires recognition of ECL in stage 1? So all these exposures, they require recognition। What type of credit exposure needs recognition of lifetime ECL? तो किस तरह का एक्सपोजर रिक्वायर करता है recognition of lifetime ECL? Credit impaired exposure, exposure with low credit risk, exposure with a significant increase in credit risk since initial recognition, or exposure with no change in credit risk since initial recognition। तो which type of credit exposure requires recognition of lifetime ECL? Question number 19। So what shall be the answer? Question number 19 के लिए yes, come on, what will be the answer? So the answer here will be C, exposure with significant increase in credit risk since initial recognition। इनिशियली जब उसको रिकॉग्नाइज किया उसके बाद उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ।
When will financial assets be assessed as credit impaired? फाइनेंशियल एसेट्स को कब माना जाएगा कि वो क्रेडिट impaired है? When events have positive impact on the estimated future cash flows, when events have no impact on estimated future cash flows, when one or more events have detrimental impact on the estimated future cash flows, or when there is no estimation of future cash flows. So question number 20. So which appears to be most appropriate answer? Question number 20 के लिए So question number 20 के लिए appropriate answer is C. When one or more events have a detrimental impact, detrimental होता है नुकसानदायक, on the estimated future cash flows. Question 21. Which Ind AS standard deals with disclosure of interest in other entities? कौन सा Ind AS standard deal करता है disclosure of interest in other entities? Ind AS 101, Ind AS 102, Ind AS 112 और Ind AS 105. तो कौन सा Ind AS रिलेट करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज? तो हियर आंसर इज सी, Ind AS 112. Which Ind AS standard deal with revenue recognition from contracts with customers? तो कौन सा Ind AS एप्लीकेबल है? Ind AS 105, Ind AS 115, Ind AS 116 या Ind AS 107? किसको? रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन. तो ये रिलेट करता है Ind AS 115. Which Ind AS standard deals with exploration for and evaluation of mineral resources? So mineral resources का जो exploration है और उसका जो evaluation है उसके साथ related कौन सा AS है? Ind AS है, sorry. Ind AS 106, 103, 110 and 107 कौन सा रिलेटेड है? So it is 106. Which Ind AS standard deal with accounting for government grants and disclosure of government assistance? So government से अगर grants मिलती हैं या government का assistance मिलता है तो कौन सा Ind AS उसके साथ डील करता है? 105, 107, 116 और नंबर 20 ओनली. क्वेश्चन नंबर 24. सो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर बनता है डी, Ind AS 20. Which Ind AS standard deal with fair value measurement? सो फेयर वैल्यू मेजरमेंट के साथ कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है? 112, 113, 114 और 115. फेयर वैल्यू मेजरमेंट के साथ. सो दिस इज Ind AS 113. चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. Which Ind AS deals with presentation of financial statements? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने से रिलेटेड कौन सा Ind AS डील करता है? Ind AS 1, Ind AS 2, Ind AS 7 या Ind AS 10? सो कौन सा डील करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के? सो इट इज Ind AS 1. चलिए फ्रेंड्स, आज के हम इस सेशन को अब वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर
अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस सेशन के साथ रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स जो है इस वीडियो लेसन का, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को लेकर के, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या मैसेज बॉक्स है हमारी ऐप का, तो हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब अगर आप करते हैं, वो भी बेल आइकन के साथ, तो हमारे जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वीडियो लेसन्स को लेकर के, उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब करके बेनिफिट ज़रूर लें। चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।